पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मुद्रा के कार्य, है ना? उसमें अपन ने प्राथमिक, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य और विविध कार्य, इस तरीके से 4 कैटेगरी बना के हमने कार्य पढ़े थे। और मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैटेगरी वाइज़ कार्य ही याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कैटेगरी के नाम से भी पूछ लेंगे कि आप मुद्रा के आकस्मिक कार्य बताइए या मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताइए। तो प्राथमिक कार्य में जो कार्य आते हैं, आपको वही बताना पड़ेगा, ठीक? अब आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमको पढ़ना है मुद्रा का महत्व। कि भाई जो मुद्रा आ गई, ठीक है, पर और उनने वस्तु विनिमय की प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार हुआ था। लेकिन क्या मुद्रा केवल उसी काम में आती, या उसके और भी कुछ फायदे हैं? कि अगर हमने आविष्कार कर दिया मुद्रा का, तो क्या उसके और भी कुछ फायदे हैं या नहीं? वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक? तो मुद्रा के महत्व में सबसे पहला पॉइंट तो हम वही लिख देंगे भाई, जो हम पिछली 2 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कौन-सा? कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का निवारण। निवारण का मतलब होता है हल करना। तो जो वस्तु विनिमय के दोष थे, उनका निवारण कर दिया, मतलब उसका हल कर दिया, ये मुद्रा का पहला महत्व है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन से दोषों का निवारण कर दिया, ये हम पिछली 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। हाँ, बस इतना जरूर बता दूंगा कि हमने जो दोष पढ़े थे उसमें दोहरा संयोग, सर्वमान्य मूल मापक, संचय, हस्तांतरण, विभाजनशीलता, ये सारे दोष थे जो कि मुद्रा ने आकर उनको दूर कर दिया। बाकी इससे ज्यादा हम वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों का निवारण कैसे कर दिया, वो अगर आपको पढ़ना है तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का पॉइंट हम पढ़ते हैं। सेकंड और थर्ड मिक्स करके पढ़ेंगे। सेकंड है उपभोक्ता को लाभ, थर्ड है उत्पादक को लाभ। अब उपभोक्ता को क्या लाभ है, उत्पादक को क्या लाभ है, ये हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, उपभोक्ता की बात करें तो जब भी उपभोक्ता की बात आएगी तो पहले हमें उपभोक्ता का मतलब पता होना चाहिए। तो उपभोक्ता मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मतलब वह व्यक्ति जो वस्तु का उपभोग करता है, वस्तु या सेवा उसका उपभोग करता है। और उत्पादक मतलब जो वस्तु का उत्पादन करता है। कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं उपयोग कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? उपभोक्ता। इस मार्कर का उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला। और जिसने इसे बनाया, वो इस पेन का क्या हुआ? उत्पादक। तो उपभोक्ता जो वस्तु का जो वस्तु का उपयोग करता है, और उत्पादक जो वस्तु का निर्माण करता है, वस्तु को बनाता है। तो मुद्रा से क्या होगा भाई? तब देखो भाई, अगर मुझे इस पेन का उपयोग करना है, तो इसके लिए मुझे इसको खरीदना पड़ेगा। अब अगर खरीदना पड़ेगा, तो मैंने चलो मान लो इसको खरीद लिया, ये पेन 30 रुपए में आया। अब सवाल ये आता है कि मैंने अगर इस पेन के लिए 30 रुपए दिए हैं, तो क्या ये मुझे 30 रुपए की संतुष्टि भी दे पा रहा या नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैंने ये 30 रुपए का महंगा खरीद लिया। मतलब ये कि जब कोई उपभोक्ता किसी भी वस्तु को खरीद के उसका उपभोग करता है, तो वो ये देखता है कि मुझे उस वस्तु के उपभोग करने से, उस वस्तु के उपयोग करने से उतनी संतुष्टि मिल रही कि नहीं, जितना मैंने उसके लिए पेमेंट किया है, मतलब मुद्रा में मैंने भुगतान किया है। तो उपभोक्ता क्या चाहेगा? वो हमेशा ये चाहेगा कि वो किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदे, जितने रुपए में वो उसको संतुष्टि दे रही है। कि मान लो मैं एक समोसा खाता हूँ, वो समोसा खाने से अगर मुझे 5 रुपए की संतुष्टि मिलती है, तो मैं उस समोसे के लिए 5 रुपए दूँगा। अगर मुझे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, मतलब वो मुझे 8 रुपए की संतुष्टि दे रहा है, तो उस समोसे के लिए मैं 8 रुपए भी पे करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि मैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए कितनी पेमेंट करूँ, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस वस्तु से मुझे कितना सैटिस्फैक्शन, कितनी संतुष्टि मिल रही है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता उस वस्तु की वैल्यू को पैसे में आके, कि इस वस्तु के लिए कितनी पेमेंट देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि उपभोक्ता यहाँ पर क्या करेगा? वस्तु की जो उपयोगिता है, मतलब संतुष्टि, उस उपयोगिता को
क्या करेगा, मुद्रा में आंकेगा। उसके लिए जरूरी है कि उसके पास मुद्रा हो, मतलब कि वो उसको क्या कर सके, मुद्रा में परिवर्तित कर सके। ठीक इसी तरह उत्पादक की बात करें तो उत्पादक किसी वस्तु को क्यों बनाता है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मतलब उत्पादक का ये पर्पस रहेगा कि मैं किसी वस्तु को तब बनाऊंगा जब मुझे उस वस्तु में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। यानी उत्पादक क्या देखता है, ये नहीं देखता कि उससे कितनी संतुष्टि मिलेगी किसी ग्राहक को, वो तो बस ये देखता है कि वस्तु से, वस्तु के उत्पादन से, वस्तु के उत्पादन से जो होने वाला लाभ है, होने वाला लाभ, उस होने वाले लाभ को क्या करना, मुद्रा में आंकना। तो एक तरफ कौन हुआ भाई, एक तरफ हुआ उपभोक्ता, जो किसी वस्तु के लिए कितने पैसे देगा उसकी उपयोगिता पे निर्भर करता है, उस वस्तु से उपयोग करने से उसको कितनी संतुष्टि मिल रही, उसको हमने बोला उपयोगिता, उसको वो मुद्रा में आकेगा। और उत्पादक जब किसी वस्तु को बनाएगा तो वो ये देखेगा उससे होने वाला लाभ कितना है, और लाभ कितना है उसको नंबर्स में गिनना पड़ेगा, रुपए में गिनना पड़ेगा, जिसके लिए हम हमारा क्या हुआ, मुद्रा का महत्व प्रयोग में आया। ठीक, ये थर्ड नंबर का पॉइंट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, भविष्य के सौदे वर्तमान में संभव। ये हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है। अब भविष्य के सौदे वर्तमान में कैसे संभव हुए, कि जैसे आप देखिए अगर मुझे कोई चीज खरीदना हो तो उसको खरीदने के लिए कई बार पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद हम उसको खरीदते हैं। मतलब खरीदना है 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, पर उसका रजिस्ट्रेशन अभी हो गया कि भाई आपको खरीदना है तो उसकी कीमत इतने रुपए है, आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपको 4 महीने बाद वो चीज मिल जाएगी। यानी सौदा कौन सा है, भविष्य का, और उसका रजिस्ट्रेशन कब हो जा रहा, वर्तमान में। क्यों हो जा रहा, क्योंकि उसकी प्राइस पहले ही डिसाइड हो गई कि मान लो आपको ये मार्कर खरीदना है 2 महीने बाद, तो ये मार्कर 100 रुपए का मिलेगा, जिस जिस को खरीदना है अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, 1 महीने बाद सबको घर पे डिलीवरी हो जाएगी। मतलब 1 महीने बाद आपको मिलेगा भविष्य का सौदा, और रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने अभी से, क्या हुआ, वर्तमान में संभव। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि जब हमको घर, प्लॉट या खरीदना पड़ता है कुछ भी, मतलब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए हम पहले से एडवांस पेमेंट देते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि हमको 2 महीने बाद वो प्रॉपर्टी मिल जाए, डील हो जाए। मतलब प्रॉपर्टी आपको भविष्य में मिलेगी तो सौदा हुआ भविष्य का, उसके लिए आपने एडवांस पेमेंट दे दी, काय में, मुद्रा में, पैसों में, कब, वर्तमान में। तो जो आपको प्रॉपर्टी भविष्य में मिलनी है, जो ट्रांजैक्शन आपका भविष्य में होगा, उसको आपने अभी वर्तमान में बुक कर लिया, किसकी हेल्प से, मुद्रा की हेल्प से। क्योंकि आपको पता है ना भाई, इतना 20% एडवांस दे दो, 80% बाद में दे देंगे। मान लो 2 लाख रुपए आप अभी जमा कर दो, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 8 लाख आप बाद में दे देना। तो ये जो 10 लाख की प्रॉपर्टी डिसाइड हुई, वो किस वजह से हुई, मुद्रा की वजह से। मुद्रा नहीं होती तो किस बेसिस पे आप 20% और 80% करके 2 लाख अभी ले लेते और 8 लाख बाद में करते, है ना। तो भविष्य के सौदे वर्तमान में कैसे संभव हुए, कि आपको अगर कोई भविष्य का सौदा करना है तो आप वर्तमान में उसकी रजिस्ट्रेशन या एडवांस पेमेंट करके उसको बुक कर सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर पांचवें नंबर का पॉइंट है हमारा, श्रम विभाजन व वितरण संभव। अब ये श्रम विभाजन या वितरण क्या होता है, देखो नाम में लगा है श्रम विभाजन। श्रम यानी होता है मजदूर या मजदूरी, तो श्रम यानी मजदूर और विभाजन यानी बांटना, और फिर उनका वितरण यानी अलग अलग उनको करना। तो श्रम विभाजन व वितरण संभव हुआ पैसे की मदद से। कैसे, कि हम देखो कर्मचारी की कैटेगरी बनाते हैं कि ये लो लेवल का कर्मचारी, या मिडिल लेवल का कर्मचारी, या ये एडवांस लेवल का कर्मचारी, और उस हिसाब से हम उसकी क्या करते हैं, सैलरी डिसाइड करते हैं, मतलब उसकी मजदूरी डिसाइड करते हैं। यानी
किस श्रमिक को कितनी पेमेंट की जाएगी वो उसके काम पे डिपेंड करता है, और उस काम के हिसाब से उसकी मजदूरी यानी उसकी सैलरी डिसाइड हो जाती है। मतलब उसकी मजदूरी का हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं और उस हिसाब से उसका वितरण यानी उसको बांटते हैं। तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि मुद्रा के माध्यम से ही हम अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय बनाते हैं कि ये कैटेगरी के एम्प्लॉय इनकी सैलरी 5,000 रहेगी, बी कैटेगरी के एम्प्लॉय इनकी सैलरी 10,000 रहेगी और सी कैटेगरी के एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15 से 20,000 रहेगी। इस तरीके से हम अलग अलग मजदूरों को उनकी मजदूरी के हिसाब से विभाजित करते हैं और उसी हिसाब से उनकी मजदूरी बांटते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 6 नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता में सहायक। अब आपने देखा कि अगर हमारी इंडिया है तो इंडिया में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं, वहां की वेशभूषा, वहां का कल्चर मतलब संस्कृति चलती है ना। यानी हमारी इंडिया की अगर बात बोलें तो इंडिया पूरी तरीके से टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ है। हर मामले में आप किसी भी चीज में ले लो, वहां का रहन सहन, खान पान है ना, सब चीजें क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर मुद्रा की बात करें तो पूरी इंडिया में एक ही मुद्रा चलती है, भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा, जो कि क्या है, रुपए, है ना। तो क्या हुआ, हम ऐसे अलग अलग हैं लेकिन मुद्रा के माध्यम में हम क्या हैं, राष्ट्रीय एकता के रूप में जाने जाते हैं। तो एक मुद्रा ही ऐसी चीज है जो आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह आपको मुद्रा वही देखने को मिलेगी जो यहाँ देखने को मिलती है। यानी इंडिया में किसी भी स्थान पर आप चले जाओ, आपको वहां की वेशभूषा, भावता, बोली, भाषा, हर चीज अलग मिल जाएगी, लेकिन मुद्रा एक मिलेगी जो कि हमारे राष्ट्र को एक बनाकर रखती है, जोड़कर रखती है कि भाई इतनी भाषाएं, इतनी हमारी कहना चलिए कि तरीके से संस्कृति है, लेकिन फिर भी मुद्रा हमारे देश में एक है, इसलिए हमारा राष्ट्र एक है। तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखती है क्या, भारत देश की मुद्रा। तो इस तरीके से मुद्रा ने हमारे इतने सारे महत्व मतलब हमको लाभ प्रदान किए। एक बार फिर से, सबसे पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जितने भी दोष थे वो सबको दूर कर दिया। दूसरा, उपभोक्ता को एक मौका दिया, एक तरीका दिया कि उसको जो भी संतुष्टि प्राप्त करनी है किसी वस्तु का उपयोग करने से, उसको वो मुद्रा में कन्वर्ट कर ले और देख ले कि मुझे ये चीज 25 रुपए या 30 रुपए में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह उत्पादक को क्या दिया उनने मौका, इस चीज का दिया कि भाई तुमको अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो तुम देख लो इस प्रोडक्ट में जितना लाभ हो रहा वो तुम्हारे काम का है या नहीं। अगर तुम 2 रुपए के लाभ से संतुष्ट हो तो बनाओ, और अगर तुम 5 रुपए के लाभ से संतुष्ट हो और 2 रुपए ही लाभ हो रहा तो मत बनाओ, 5 रुपए का लाभ जब हो तब बनाना। तो इसका मतलब उत्पादक को क्या मौका मिला कि वो मुद्रा में आंक सकता है कि मेरा लाभ कितना है और उस हिसाब से वो देखेगा कि वस्तु का उत्पादन करे या नहीं करे। और उपभोक्ता क्या देखेगा कि मैं कोई वस्तु खरीदूं या नहीं खरीदूं। भविष्य के सौदे वर्तमान में कैसे संभव, कि आप वर्तमान में उसकी बुकिंग कर सकते हो, मतलब उसके लिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और बाद में भविष्य में आप उसको ले सकते हो। उधार भी तो हम इसीलिए खरीदते हैं। उधार आप देखो ना, आपने वर्तमान में खरीद लिया, पेमेंट कब कर रहे हो, भविष्य में कर रहे हो, तो भविष्य में पेमेंट करोगे, वर्तमान में आपने उसकी वस्तु भी ले ली। कल हमने पढ़ा था इसी को, मुद्रा के कार्य में स्थगित मानों का भुगतान, गौण कार्य में 3rd नंबर का कार्य। 5th नंबर का पॉइंट क्या है हमारा, श्रम विभाजन व वितरण संभव, कि मुद्रा के माध्यम से हम श्रमिकों के अलग अलग कैटेगरी बांट सकते हैं सॉरी, और उसी हिसाब से उनकी मजदूरी हम विभाजित करेंगे और उनको बांटेंगे। 6 नंबर का, राष्ट्रीय एकता में सहायक, कि देश में अलग अलग बोली, भाषाएं, संस्कृति है, लेकिन मुद्रा के मामले में पूरे भारत में एक ही मुद्रा चलती है, जिससे हमारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा रहता है। इस तरीके से हमने क्या देखा, मुद्रा का महत्व देखा। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा ना आके दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो कैसे पूछ लिया जाता है, देखो कि आपको क्वेश्चन पूछते हैं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व। मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है कि ये जो जनरल महत्व आपने पढ़ा ये नहीं बताओ, हमें ये बताओ अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का क्या महत्व रहता है। तो अलग हम अलग अलग अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो टोटल अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें जो मुद्रा के मामले में हमको पढ़ना है, वो 3 प्रकार की पढ़ना है। पहली हमको पढ़ना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
मुद्रा का महत्व, फिर दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, और तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है, वैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मुद्रा के मामले में अर्थव्यवस्था तीसरी आएगी नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। तो अगर हमको ये जानना है किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है, तो पहले हमको ये तो पता हो कि इन अर्थव्यवस्थाओं का मतलब क्या होता है, तभी तो हम जानेंगे कि इसमें मुद्रा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पत्ति के जो भी साधन है उन सभी साधनों का नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहेगा, या हम बोल सकते हैं निजी हाथों में हो सकता है। निजी हाथों में होता है। निजी हाथों में होता है मतलब क्या? निजी हाथों में होता है का मतलब यह है कि सरकार दखल अंदाजी नहीं करती है आपके किसी भी मामले में, कि मुझे जो काम करना है मैं करूंगा, सरकार बीच में आके किसी तरह का रोक टोक मुझ पर नहीं लगाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हुई? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? निजी हाथ में। उत्पत्ति के साधन यानी उत्पादन में जिन भी साधनों का प्रयोग होता है उनको उत्पत्ति के साधन बोलते हैं। उत्पत्ति यानी उत्पादन, है ना? तो उत्पादन के सभी साधनों का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? निजी हाथों में रहेगा। अब क्या होगा भाई, अगर निजी हाथ है मतलब प्राइवेट लोग हैं, तो वो हमेशा और हमेशा क्या सोचेंगे? प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे। तो मैं आगे लिखता हूं, और इसमें मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो बहुत स्वार्थी हो गई, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। तो इसका मेन पर्पस भी हमें पता चल गया, और ऑब्वियस सी बात है ना, जो प्राइवेट है उसका तो मेन पर्पस यही होगा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो यहाँ मुद्रा का क्या महत्व होगा? वो तो फिर यही बात आ गई जो आपने यहाँ पढ़ा, कि लाभ आप देखो, ज्यादा लाभ है वहां पैसा लगाओ, कम लाभ है तो पैसा मत लगाओ। वही इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व होगा, कि अगर निजी हाथों में पूरा कंट्रोल है मेरा, तो मैं तो वही पैसा लगाऊंगा ना जहां पर मुझे ज्यादा लाभ दिखाई देगा। तो हम क्या बोलेंगे? इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति केवल वही पैसा लगाएगा, केवल वहां पैसा, या मुद्रा बोलते हैं, वहां मुद्रा, मुद्रा लगाएगा को हम बोलते हैं पैसा कहीं पे लगाना, उसको वर्ड बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनियोग। वहां मुद्रा विनियोग करेगा जहां पर उसे क्या होगा भाई? अधिकतम लाभ होगा। अधिकतम लाभ जहां पर होगा
वहां वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, जहां लाभ कम है वहां वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हमने क्या बोल दिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बात आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो हम इसमें बताते हैं, पहले हमको मीनिंग बताना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंट्रोल किसके पास था? निजी हाथों में। तो समाजवादी में किसके पास होगा? समाज के पास। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पत्ति के साधनों का नियंत्रण किसके हाथों में रहना है? समाज के हाथों में होता है। तो क्या होगा भाई? समाज के हाथों में नियंत्रण हो जाने से क्या होगा कि अब समाज जो भी उत्पादन, वितरण, विनिमय जो भी करना है उसको, इसमें ऐसा लगता है, इस अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में जो भी आपका उत्पादन का कार्य है, उत्पादन का कार्य हुआ, या कहना चाहिए आपका वितरण का कार्य, उत्पादन यानी बनाना, वितरण यानी उसको बांटना, विनिमय का कार्य, विनिमय मतलब बदलना, आदि कार्य मुद्रा के माध्यम से ही क्या होते हैं? संभव हो पाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हमको बस इसमें ये बताना है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें पैसे का उपयोग कोई काम का है या नहीं है। तो पूंजीवादी में हमने बता दिया किस काम में आती मुद्रा, समाजवादी में हमने बता दिया किस काम में आती। अब हमको नियोजित का और बताना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का पहले मतलब पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पत्ति के साधन है, उत्पत्ति के साधन एवं सभी महत्वपूर्ण निर्णय, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का नियंत्रण निजी सॉरी केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता का मतलब क्या होता है? केंद्रीय सत्ता का मतलब होता है केंद्र सरकार, है ना? तो इसका मतलब नियंत्रण केंद्रीय सत्ता के हाथों में होता है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जैसे हमारी बात करें तो पीएम मोदी जी, है ना, वो केंद्रीय सत्ता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी जहां पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथों में होगा, वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। और अभी भी आप देख रहे हो सारे डिसीजन केंद्र सरकार ही ले रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसमें क्या होगा आगे हम बताते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सभी कार्यों के लिए, सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कार्यों के लिए क्या होता है? योजनाएं बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। अब योजनाएं बनाएंगे, एक वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, या जो भी योजना बनाएंगे, उसमें ये भी तो बजट रखते हैं कि इस योजना की लागत कितने करोड़ रुपए है। भाई प्रधानमंत्री सड़क योजना बन गई, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा ना
कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितना बजट रखना है, यानी कितने पैसे खर्च करना है, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है? मुद्रा की जरूरत है। तो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती है एवं इन योजनाओं का मूल्यांकन, क्या लिखेंगे भाई? मूल्यांकन क्या? मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इस तरीके से हमको कोई सी भी योजना एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ली जा सकती है, या हो सकता है हमको 3 से 4 नंबर में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का मैथ पूछ लें। अब हमको कैसे पता कौन सा लिखना है? तो सुनना, अगर क्वेश्चन में हमको आया केवल मुद्रा का महत्व बताइए, तो फिर हम ये वाले पॉइंट उसको समझाएंगे। और अगर क्वेश्चन में हमको आया विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व समझाइए, तो फिर हम ये वाले पॉइंट समझेंगे। और अगर एग्जाम में डायरेक्ट नाम से आ गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है, तो उसका आंसर क्या है वो तो हमने सामने लिख ही दिया है ना। तो एक बार फिर से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। पूंजीवादी, पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, निजी हाथों में, है ना। यहाँ पर अपन देख लेते हैं ये क्या, निजी हाथों में। यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल किसके हाथों में? सरकार के हाथों में। और यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल किसके हाथ में? केंद्रीय सत्ता के हाथ में होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, केवल अपना फायदा सोचेगी, जहां लाभ ज्यादा वहां पर वो अपना पैसे को लगाएगी यानी विनियोग करेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो भी उत्पादन वितरण विनिमय होगा, मतलब बनाना, बांटना, बदलना एक दूसरे से, उन कार्यों के लिए क्या है? मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुद्रा से ही तो इन सब का मूल्यांकन होगा। इसी तरह अगर हम इधर की बात करें किसकी, नियोजित, जहाँ सरकार चलाती है पूरी अर्थव्यवस्था को, तो अर्थव्यवस्था सरकार चलाने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है। वो योजनाओं में जो बजट रखती है, उनकी राशि, उनकी जो कहना चाहिए अमाउंट है, वो मुद्रा में ही डिसाइड होती है। मतलब उनका मूल्यांकन मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बेटा? आज की क्लास में हमने देखा मुद्रा का क्या महत्व है और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का क्या महत्व है। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रा के दोष, यानी मुद्रा में कमियां। फायदे तो बहुत देख लिए, आविष्कार भी देख लिया, क्या कार्य करती है वो भी देख लिए। अब कल की क्लास में हमको क्या देखना है? मुद्रा की बुराइयां, कि इसमें क्या कुछ कमियां भी है। कल की क्लास में ही जहां तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।